सो लास्ट क्लास हम लोग ने पार्ट 1 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो पार्ट 2 में तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, कंपनी फाइनल अकाउंट। तुम्हें ये तीनों चैप्टर करना है कंपलसरी है। मतलब ये तीनों के क्वेश्चंस किसी के भी साथ मिक्स होके आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत ईज़ी चैप्टर है। अकाउंटिंग रेशो थोड़ा बहुत ईज़ी है और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट जब तुम लोग को मैंने पढ़ाया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने देखा था ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट और उसके बाद बताया था सीएफएस और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है? ये सारी चीज़ें। तो नोट्स टू अकाउंट कहाँ पर आएगा? वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में। तुम लोग को कोर्स में नहीं है लेकिन वो फाइनल अकाउंट्स में आता है। और उसके बाद सीएफएस यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि 6th चैप्टर है, ठीक है? अब देखो तुम लोग ने 11th में जो पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटर से रिलेटेड पूरा पार्ट था। उसके बाद अभी 12th में जो पार्ट 1 में पढ़ा वो पार्टनरशिप बिजनेस था, और जो पार्ट 2 में पढ़ोगे वो कंपनी से रिलेटेड है, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें तुम लोग को आ जाएगी। अब उसके बाद देखो सोल प्रोप्राइटरशिप तुम पढ़ चुके हो, पार्टनरशिप पढ़ चुके हो, अब कंपनीज अकाउंट, ठीक है? मैक्सिमम सारी चीज़ें सेम ही है, रूल्स सेम ही रहते हैं, डेबिट क्रेडिट वाले। मॉडर्न कंसेप्ट सेम ही रहने वाला, एसेट्स इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस, इनकम, इन सब के रूल्स सेम ही रहने वाले, ठीक है? बस थोड़ा सा चैप्टर टिपिकल का पड़ेगा अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का मतलब क्या? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है? देखो कोई भी चीज कंपनी कब बनता है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है? फर्स्ट तुम्हारा एक नॉर्मल बिजनेस था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, इंडिविजुअल बिजनेस था, एक ही पर्सन यहाँ पर था। उसके बाद उसने क्या किया, 4 से 5 लोग उस बिजनेस में आए तो वो पार्टनरशिप बिजनेस बन गया, ठीक है? पार्टनरशिप बन गया, यहाँ पर 10 लोग हो गए, 20 हो गए, 25, 25 लोग हो गए, सपोज 25 करके उसने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया एक पार्टनरशिप के बेसिस पे, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि हम एक कंपनी बनाते, ठीक है? कंपनी बनाते मतलब क्या करते हैं वो लोग, कंपनी में रजिस्टर करते हैं। तो कंपनी बनाने के लिए तुम्हें कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर तुम्हारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी में दो पार्ट आ जाते हैं, एक आता है प्राइवेट कंपनी के नाम से और एक आता है पब्लिक कंपनी के नाम से, ठीक है? एक वन पर्सन कंपनी भी होता है जहाँ पर इंडिविजुअल एक ही पर्सन होता है। हम यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम तो हम सारी अकाउंटिंग करेंगे वो पब्लिक कंपनीज की ही करेंगे, ठीक है? अब उसने क्या किया, पहले प्राइवेट कंपनीज बनाए, प्राइवेट से जब उसने सोचा पब्लिक करना, प्राइवेट से और पब्लिक में क्या डिफरेंस होता है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जितने भी शेयर होंगे, शेयर का मतलब क्या होता है, जितना भी पार्ट होगा, जैसे तुम लोग ने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि उनके रेशियोज डिवाइड होते हैं या उनका शेयर होता है कि हाँ इसका फर्स्ट, इसका वन बाई, इसका हाफ पार्ट है, इसका वन थर्ड पार्ट है, इसका वन फोर्थ पार्ट है, इसका हाफ पार्ट है, ये सारी चीजें होती है। तो वैसे ही प्राइवेट कंपनीज में भी शेयर होता है कि टोटल 100% होता है, टोटल 100 में से 20% शेयर ए के पास है, 30% शेयर बी के पास है, फिर उसके बाद 10% शेयर सी के पास है। तो उसका मतलब क्या, उतना शेयर उन लोगों के पास है, उतना हिस्सा उस कंपनी का उनके पास है। अगर प्रॉफिट 1 लाख का हुआ तो 20% किसको मिलेगा, ए को, बी को कितना 30%, सी को कितना 10%। ये सारी चीजें हो रही है प्राइवेट कंपनी तक। अब उसके बाद जब आप प्राइवेट से पब्लिक में जाते हो, प्राइवेट से पब्लिक में जाने का मतलब क्या होता है, अब आपका शेयर लिस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, शेयर की लिस्टिंग हो रही है। लिस्टिंग कहाँ पर होती है, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में तुम्हारी कंपनी लिस्ट हो रही है, तुम्हारी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बनने जा रही है। मतलब तुम क्या करोगे, यहाँ पर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करोगे। क्या नाम है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो ये जो तुम्हें बेस समझा रहा हूँ ना, ये जस्ट एक पार्ट तक, एक चैप्टर तक पहुंचने का जरिया है। बाकी चैप्टर में ये सारी चीजें तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, वहां केवल क्वेश्चंस आएंगे, जनरल एंट्री सॉल्व करनी है और खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बेस देने के लिए एक चीज समझा रहा हूँ। शेयर क्या होता है, शेयर लिस्ट होगा कहाँ पर होता है, स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया में कैसे, दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? पहले बहुत सारे थे, उन सबको मर्ज करके अलग अलग स्टेट के थे, कोलकाता का था, अहमदाबाद का था, चेन्नई का था, वो सारी चीजें मिक्स होके एक एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गया, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी तक एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो वहां पर लिस्टिंग होने के बाद फर्स्ट टाइम क्या होता है, आईपीओ लॉन्च होता है। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब फर्स्ट टाइम, इसको एफपीओ भी बोलते हैं, फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, फर्स्ट पब्लिक ऑफर, आईपीओ हुआ मतलब क्या, अब वो शेयर जो है, जो शेयर ए, बी और सी के पास थे,
अब उसमें से कुछ पार्ट मार्केट में आ चुका है, जो आम पब्लिक या दूसरे लोगों के लिए भी है, वो लोग भी इसको बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये होता है आईपीओ लॉन्च करना। अब देखो, तुम लोग को जो जर्नल एंट्री है वो केवल आईपीओ शेयर लॉन्च करने तक की ही है। मतलब तुम लोग का स्टार्टिंग कहाँ से होगा? लिस्टिंग से। लिस्टिंग से तुम्हारा स्टार्ट हुआ और तुम्हारा जैसे ही एंट्री यानी फाइनल कॉल तुम्हारा बुलाया, पैसा सारे शेयर का रिसीव हुआ और तुम्हारा जर्नल एंट्रीज खत्म। यहीं तक का इतना सा पार्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग का पार्ट है कि कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में जब स्विच हो रही है तो जो उसको स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज पास करनी है वही जर्नल एंट्रीज तुम लोग को है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत इजी जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जब कंपनी लिस्ट हो रही है तो लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तो उसको परमिशन लेना होता है। किससे परमिशन लेना होता है? देखो, ऐसे ही नहीं होता है कि कोई भी लिस्ट हो जाए, कोई भी आके अपने शेयर्स लॉन्च कर दे पब्लिकली। नहीं, आप प्राइवेट में कुछ करो चलेगा, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आप पब्लिक में आते हो तो पब्लिक का इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उस कंट्री की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंपनी रियल में सही है या नहीं, उसकी वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो परमिशन किससे लेनी होती है? सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहाँ से आपको परमिशन लेनी होती है। उसके अलावा आपको डिपॉजिटरी से भी लेनी होती है। ठीक है, डिपॉजिटरी भी दो टाइप की होती है, एक सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। ठीक है, ये दो इंडिया में डिपॉजिटरीज है। डिपॉजिटरीज का मतलब क्या? जो आपके मनी का एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करता है, जहां पर आप बाय सेल एक्चुअल में करते हो, वो डिपॉजिटरी सर्विस है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी बीएसई, तो एनएससी बीएसई से भी परमिशन। तो मैक्सिमम कैसा होता है कि अगर आपको सेबी ने परमिशन दे दी तो फिर आपका काम कहीं नहीं रुकता है। ठीक है, कंपनीज जो आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यहाँ से भी परमिशन लेनी तो, लेकिन मैक्सिमम मेन चीज़ है सेबी। सेबी से जब आप परमिशन लेते हो तो सेबी के कुछ रूल्स है, वो रूल्स में देखना। फर्स्ट आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल इसका दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी है या फिर मैक्सिमम कैपिटल भी बोल सकते हो इसको। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जब आपने शेयर्स लॉन्च किए, ठीक है, आप शेयर लॉन्च करने जा रहे हो तो आपका मैक्सिमम कैपिटल कितना है? ठीक है, सपोज तुम्हारा मैक्सिमम कैपिटल है 10 लाख। तुमने बोला हम 10 लाख से कंपनी का स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मतलब तुम्हारा टोटल कैपिटल कितना? 10 लाख। अब उसमें एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपीज है, मतलब तुम कितने शेयर लॉन्च कर सकते हो? 1 लाख शेयर। ठीक है, 10 लाख क्या है? कैपिटल है। 10 क्या है? शेयर की प्राइस है, पर शेयर वैल्यू। ठीक है, पर शेयर प्राइस। और 1 लाख क्या? नंबर ऑफ शेयर है। तुम 1 लाख शेयर ही मार्केट में निकाल सकते हो, तो ये एक लिमिट है। यहाँ 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, 10 रुपीज प्राइस है, तो 1 लाख शेयर ही तुम मार्केट में निकाल सकते हो, पब्लिक में रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अब ये होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल कि आपका मैक्सिमम कैपिटल कितना है। उसके बाद नंबर 2 आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब क्या? तुमने पब्लिक को कितने शेयर इशू किए। ठीक है, सपोज तुम्हारा मैक्सिमम था 1 लाख का, तुमने सोचा कि हमें अभी 10 लाख रुपीज की नीड नहीं है। ठीक है, हमें 10 लाख रुपीज की नीड है। अब देखो, एक चीज बता दो, ये नीड कहाँ से आया? तुमने कंपनी लॉन्च किया, 10 लाख रुपीज के लिए तुम्हें कोई भी एसेट्स परचेस करना है, तुम्हें बिजनेस का एक्सपांड करना है। आईपीओ क्यों लेके आती कंपनी? आईपीओ इसीलिए लेके आती क्योंकि फंड रेज करने होते हैं उसको। तो आईपीओ का ये मेन रीजन है, आईपीओ किसी भी कंपनी का आईपीओ लेने का, कि उसको फंड रेज करना है। ठीक है, कंपनी क्या करती है? फंड रेज करना चाहती है, तो क्या करेगी कंपनी? आईपीओ लेके आएगी। अब फंड रेज दो रीजन से हो सकता है, बिजनेस को एक्सपांड करना हो या फिर कंपनी को अपने न्यू एसेट्स परचेस करने हो, ओल्ड डेट पे रीपे करना हो। ये सारे 3 से 4 रीजन होते हैं जब कंपनी फंड रेज करती है। अब उसके बाद है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या? कंपनी ने बोला अगर हम 1 लाख शेयर है हमारे पास मैक्सिमम है, हम उसको मार्केट में 10 रुपीज के हिसाब से इशू लेके आते हैं, तो कितना? 10 लाख रुपए हमें आ जाएगा। लेकिन हमें अभी नीड है केवल 5 लाख की, तो हम क्या करेंगे? 50,000 शेयर्स ही लेकर आएंगे। 50,000 शेयर 10 रुपीज के हिसाब से मतलब 5 लाख रुपए हमें आ गए। 5 लाख की नीड थी, हमने 5 लाख का शेयर कर लिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मैक्सिमम ऑथोराइज कितना था? 1 लाख ऑथोराइज्ड शेयर, लेकिन इशूड शेयर कितने हो गए? 50,000, 50,000, मतलब इशूड कैपिटल कितना? 5 लाख। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब पब्लिक कितना सब्सक्राइब करती है, पब्लिक आपकी कंपनी में कितनी इंटरेस्टेड है, कंपनी आप पब्लिक आपकी बैलेंस शीट में, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपका जो भी बिजनेस है उसमें कितना इंटरेस्ट कंपनी ले रही है, पब्लिक ले रही है। ठीक है,
तो देखो, ओवर सब्सक्राइब में कैसा होता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कैसा होगा, हो सकता है 50,000 की जगह पब्लिक ने क्या किया, अब पब्लिक ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट कंपनी के पास आ जाएगी और शेयर लेके चली जाएगी, कंपनी बैठ गया कहीं पर भी शेयर सेल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कंपनीज के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंडर सारी चीज़ें होती है। मतलब क्या, कंपनीज क्या करती है, अपनी एक आईपीओ का एक टाइमिंग निकालती है कि हाँ 3 डेज, सपोज 12 नवंबर, 12 नवंबर से 15 नवंबर की डेट कंपनी ने निकाला। इन थ्री डेज में, मतलब 12 से 15 4 डेज हो रहे हैं, तो 12 से 14, मतलब 12 13 और 14, विद इन 3 डेज कंपनी अपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है, ठीक है। जहां पर आप जाके अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, कंपनी को एक इन्विटेशन टू ऑफर दे सकते हो, ठीक है, कि हाँ वो एप्लीकेशन कंपनी को आप एक ऑफर दे सकते हो, कंपनी ने इनविटेशन टू ऑफर आपको दिया है। तो अगर कंपनी की इच्छा होगी तो कंपनी एक्सेप्ट करेगी, वरना कंपनी रिजेक्ट कर सकती है। अब रिजेक्ट क्यों कर सकती है, तो देखो एप्लीकेशन फिल किया, सपोज कंपनी के पास एप्लीकेशन आए 70,000, 70,000 शेयर के एप्लीकेशन आ गए, लेकिन कंपनी का मैक्सिमम कितना है, 50,000। क्यों, क्योंकि इशूड कितने की उसने, 50,000। तो कंपनी क्या करेगी, 50,000 शेयर ही इशू करेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 70 - 50 यानी कंपनी का 20,000 से ओवर सब्सक्राइब हो रहा है। क्या बोलेंगे इसको, ओवर सब्सक्राइब। जब आपकी लिमिट से ज्यादा, जितना आपने इशू से ज्यादा कुछ भी होता है तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। यानी इशू आपने 50,000 क्या, एप्लीकेशन आपके पास आ गई, लोगों के एप्लीकेशन आ गए, कॉल आ गए, जो भी था, वो कितने आ गए, 70,000, तो 20,000 का क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर 40,000 ही आता, 40 भी नहीं, 45,000 आता, 45,000 आता, इसका मतलब क्या, आपका अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्यों, क्योंकि आपने कितने लॉन्च किए थे, 50, आया कितना, 45,000, मतलब 5,000 का क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब में दो थे, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब उसके बाद फोर्थ, कॉल्ड अप, ठीक है। कॉल्ड अप का मतलब कैसा होता है, तो यहाँ पर एक चीज देखना, कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे, ठीक है, सेम ही एग्जांपल, 10 रुपीज में। अब ये जो 10 रुपया है ना, कंपनी कैसे कॉल करता है वो देखो। कंपनी बोलता है 3 रुपीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ठीक है। अब ये क्या क्या बोलते हैं लिख रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम पैसा होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन। सेकंड वाले को बोलते हैं अलॉटमेंट, उसके बाद थर्ड वाले को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और लास्ट वाले को बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये क्या हुआ, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इन चारों के नाम है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर थर्ड भी है तो थर्ड एंड फाइनल, ठीक है, लास्ट वाले के साथ एंड फाइनल लग जाएगा। सपोज कंपनी के साथ ऐसा है 5 3 2, 5 3 8 2 10, मतलब ये तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, ये वाले को क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सेकंड एंड फाइनल। तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी ने कितना कॉल किया। अब यहाँ पर कंपनी कॉल कितना कर रही है, सपोज कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट कॉल किया, हेलो, एप्लीकेशन पे पैसा आ गया, फिर उसके बाद कंपनी को अलॉट करना था, कंपनी ने और पैसा बुलवाया 2 रुपीज, तो टोटल कंपनी के पास हो गए 5 रुपीज, 1 शेयर का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, वो बैलेंस शीट डेट आ गई, बीच में बैलेंस शीट डेट आ गई। इसका मतलब क्या, कंपनी अपने कॉल्ड अप कैपिटल के नाम से कितना दिखाएगा, 5 रुपीज, कि कंपनी को 5 रुपया रिसीव हो चुका है। और अनकॉल्ड अप के नाम से कितना दिखाएगा, 5 रुपीज, यानी 5 रुपया बाकी है। क्यों, क्योंकि बीच में बैलेंस शीट आ गई। हो सकता है कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मंगा लिया, तो कितना पैसा हो गया, 5 और 3 8, तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, जितना कंपनी ने कॉल किया है, जितना पैसा बुलवाया है कंपनी ने, वो आएगा कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना नहीं बुलवाया वो अनकॉल्ड अप कैपिटल। यानी 8 रुपया कॉल्ड अप में आ गया और 2 रुपीज अनकॉल्ड अप में आ गया, ठीक है। अब उस कॉल्ड अप के बाद आता है, ये कौन सा, फोर्थ, फोर्थ के बाद 5 पेड अप। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या, तुमने कॉल तो किया बट सामने वाली पार्टी ने पे नहीं किया। मतलब क्या, जैसे 50,000 शेयर थे 10 रुपीज के हिसाब से, तुमने अभी तक 3 2 3, मतलब इतना पैसा बुलवाया, 3 3 6 और 2 8, 8 रुपीज, 8 रुपीज तुमने बोला, लेकिन उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसका नाम ए था, उसके पास शेयर होल्डिंग थे कंपनी के 1,000, उसने कंपनी को
₹5 ही पे किया। कंपनी ने कॉल कितना कर दिया? ₹8। इसने पे कितना किया? 5, मतलब ₹3 अभी तक इसका क्या है? पेड है। इसका ₹3 क्या है? नॉन पेड। मतलब कंपनी ने बुलवाया, कॉल्ड किया है, बट पेड नहीं किया। मतलब कंपनी के पास अभी तक टोटल पेड अप कैपिटल में कितना आएगा? तो 49,000 का हिसाब से 49,000 का ₹8 कंपनी के पास आ चुका है। तो 49,000 इंटू 8 मतलब 3,92,000 कंपनी के पास आ चुका है। प्लस इस 1,000 का कंपनी के पास केवल ₹5 ही आया, मतलब 5,000। टोटल हो गया 397। यानी अभी तक कॉल तो है, कॉल्ड बट नॉट पेड अप, कॉल्ड बट नॉट पेड अप, नॉट पेड। कितना? 3,000। ठीक है, किसका? इस 1,000 शेयर का। और ये क्या है? 397, ये है पेड अप। मतलब कंपनी ने कॉल किया और पे हो चुका है, और 3,000 क्या है? नॉट पेड। ठीक है, तो ये होता है पेड अप, नॉन पेड अप, कैपिटल। अब उसके बाद कैसा? अब इसमें कुछ टर्म्स है, वो देखना। जैसे कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या? कंपनी ने कॉल किया लेकिन अभी तक एरियर में है। एरियर का मतलब क्या है? ड्यू है। ठीक है, जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में था। मतलब क्या है? यहाँ पर कॉल्स इन एरियर कितना हो रहा है? 3,000। मतलब कंपनी ने कॉल तो कर दिया बट पैसा नहीं मिला, उसको बोलते हैं इन एरियर है। मतलब क्या? इन फ्यूचर कंपनी को पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी इसको क्या बोलती है? आउटस्टैंडिंग इनकम। और आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? एसेट्स। ठीक है, अब वैसे ही एक होता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या? यहाँ पर कंपनी को एडवांस में पैसा रिसीव हो गया। अब जब एडवांस में पैसा रिसीव हो गया मतलब कंपनी के लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। अब इसका कैसे होता है वो देखना। जैसे कंपनी ने 50,000 शेयर्स बुलवाए थे, 50,000 के हिसाब से ₹8 मतलब 4 लाख कंपनीज को रिसीव हो गए। लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसके पास, जिसका नाम था बी, उसके पास 500 शेयर थे कंपनी के। वो बोलता है कि कंपनी फाइनल कॉल पे ₹2 फिर से बुलवाएगा। मतलब 500 इंटू टू, 1,000 उसको 2-3 महीने 4 महीने बाद वापस देने। तो उसने क्या कर दिया? जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया था उसके साथ साथ फाइनल कॉल भी दे दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी दे दिया, मतलब 1,000 एक्स्ट्रा। मतलब कंपनी के पास आज पैसा कितना है? 4,01,000, जिसमें से 4 लाख तो है फर्स्ट कॉल था, लेकिन दो ₹2 1,000 एक्स्ट्रा है, वो किसका? सेकंड एंड फाइनल कॉल का। मतलब इसने क्या किया? एडवांस में पे कर दिया। तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस कितना है? 1,000। और ये कंपनी के लिए क्या है? लाइबिलिटी। अब जब कंपनी बुलवाएगा तब इस 500 शेयर को कॉल नहीं करेगा, इसका पैसा पहले से जमा है, एडजस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, तो इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कैसा होता है? जैसे हमने ऑथोराइज्ड कैपिटल में पढ़ा ऊपर ही ऊपर, ऑथोराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल। यहाँ पर जो ₹10 था, ये ₹10 क्या है? इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज याद रखनी, तुम्हें मैक्सिमम टाइम किससे मतलब होता है? इशूड और सब्सक्राइब्ड से। ठीक है, सब्सक्राइब्ड में तो देखो मैंने क्या क्या बताया। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड के बाद इशू, कितना इशू करे कंपनी ने, इशू के बाद सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में ओवर हो सकता है, अंडर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल्ड, पेड अप, पेड अप, और फिर उसके बाद कॉल्ड अप, कॉल्ड अप और पेड अप। फिर उसके बाद कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर मतलब जिसने पे नहीं किया, कॉल इन एडवांस मतलब एडवांस में पे किया। अब यहाँ पर एक चीज देखना, जैसे कंपनी ने इशू किया 50, थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर, इशू किए 20,000, कितने में? ₹10 में। ठीक है, तो ये 20,000 क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, ये ₹10 क्या है? कंपनी का फेस वैल्यू है। क्या बोलते हैं इसको? फेस वैल्यू, शेयर का वैल्यू। इस फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, ये कंपनी का क्या है? ₹10 नॉमिनल वैल्यू। हाँ, बाहर रख दे। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितना? ₹10 का। अगर कंपनी ₹10 से ज़्यादा में देता है, मतलब क्या हो सकता है? कंपनी ने बोला कि हमारी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, तो हम क्या कर रहे हैं? इस ₹10 के शेयर को हम ₹15 में इशू करेंगे। मतलब क्या? फेस वैल्यू तो उतना का उतना ही, 10, लेकिन कंपनी क्या करती है? प्रीमियम पे इशू कर रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी का पता है कि उसका कंपनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करती है? अपना शेयर प्रीमियम पे इशू करती है, तो उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम।
कितने का? 5 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा हो, 10 प्लस 5 रुपीज़ प्रीमियम, 5p का मतलब 5 रुपीज़ प्रीमियम। उसके बाद पहले होता था डिस्काउंट, कि हो सकता है कंपनी की इतनी अच्छी ग्रो नहीं है, कंपनी 10 रुपीज़ को 8 रुपीज़ में इशू कर रही है, लेकिन आईपीओ आजकल डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। ठीक है, कंपनी ने रूल चेंज कर दिया, डिस्काउंट पे आप आईपीओ इशू नहीं कर सकते हो, बाद में जो फर्दर शेयर है उनको पहले डिस्काउंट पे कर सकते हो, लेकिन कंपनी लॉस में कभी भी अपने शेयर इशू नहीं करेगी। ठीक है, तो डिस्काउंट नहीं होता है, कंपनी दो ही टाइप से कर सकती है, फेस वैल्यू पर, मतलब 10 का शेयर 10 पर, तो इसको बोलते हैं एट पार, एट पार, PAR, पार का मतलब फेस वैल्यू का फेस वैल्यू पर। ठीक है, और दूसरा होता है प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो 10 का शेयर आपने 15 में इशू किया, तो यहाँ पर 10 प्लस 5p, तो ये प्रीमियम पे इशू हो गया। ठीक है, दो ही टाइप से शेयर हो। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी, तो देखना, फर्स्ट है एप्लीकेशन मनी, उसके बाद अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, देन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब हम लोग बुक में देखते हैं कि बुक में तुम लोग को क्या क्या दिया है। देखो, थोड़ा बुक का भी बताता हूँ जो इन्होंने ऊपर ऊपर से दिया। फर्स्ट इन्होंने दिया है यहाँ पर, कंपनीज ये एग्जिस्ट करती है, पहले 1956 था कंपनीज एक्ट, अब उसके बाद कंपनीज एक्ट हो चुका है 2013। ठीक है, तो उसको रिपील कर दिया एक्ट को, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो कंपनी जो फ्रेश बना देती है पूरा, तो उसका नाम दे देती है। उसके बाद है टाइप ऑफ कंपनी, टाइप में फर्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनी और कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। सेकंड है रजिस्टर्ड कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर या किसी और अदर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, उन या तो उनका खुद का एक एक्ट होता है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट है तो वहाँ LIC कंपनीज रजिस्टर्ड होगी, या फिर जितनी इंश्योरेंस कंपनीज है वो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर होती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है तो सारी कंपनीज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, वो भी कंपनीज ही होगी। उसके बाद है, इन्होंने बोला दो टाइप, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट का मतलब क्या, यहाँ पर दिया रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफर, आप अपने शेयर ट्रांसफर करोगे कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स ऑफ द नंबर, मैक्सिमम कितने अलाउ है, 200। ठीक है, मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम 200। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होता है, जैसे इसने लिखा है पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है। उसके बाद पब्लिक कंपनीज में, जैसे इसने एक और दिया OPC, 1% कंपनी, 1% कंपनी भी एज अ प्राइवेट कंपनी के अंडर ही आएगा। पब्लिक कंपनीज में क्या, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। आज रिलायंस है, रिलायंस का सपोज अप्रोक्स 30 लाख करोड़ का कंपनीज है। ठीक है, अब उसमें कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, तो कोई बेस नहीं, कितने भी रह सकते हैं, जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर, चाहे उसके पास एक शेयर है चाहे उसके पास 1 करोड़ शेयर, कोई मतलब नहीं। ठीक है, वो भी शेयर होल्डर है। इसको लिखना क्या होता है, जैसे कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड लिखता है, ये प्राइवेट लिमिटेड, क्या लिखेगा, लिमिटेड, उसको पब्लिक कंपनीज बोलते हैं। उसके बाद कंपनीज में मेनली 3 टाइप्स थे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जिसके शेयर्स के लिमिटेड हो, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है, इनका ऐसा कुछ काम नहीं है तुम्हें। शेयर्स एंड शेयर कैपिटल क्या क्या मतलब होता है, तो दो टाइप के शेयर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इसका डिफरेंस है, तुम लोग को SPCC में काम आएगा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शायद डिफरेंस दिया, और बता देता हूँ, ये रहा, सबसे अच्छा डिफरेंस समझा देता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। फर्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है फिक्स होता है, इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है शेयर होल्डर में मीटिंग में क्या हो, प्रॉफिट कितना हो, वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इज नॉट फिक्स्ड। उसके बाद दिया एरियर्स ऑफ डिविडेंड, कुछ भी एरियर्स है तो वो प्रेफरेंस शेयर को पे करना होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलता है। तो एरियर्स का मतलब कैसा होता है, एरियर का मतलब ऐसा हुआ, फर्स्ट ईयर, जैसे फर्स्ट ईयर तुमने डिविडेंड नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया, इसका मतलब सेकंड ईयर वो क्या हो चुका है, ड्यू हो चुका है। ठीक है, तो ये किस में चलेगा, प्रेफरेंस शेयर में, मतलब प्रेफरेंस शेयर में अगर कोई एरियर है तो वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जब भी होगा आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता। इक्विटी में अगर तुमने डिविडेंड नहीं दिया एक साल तो कोई बात नहीं, दूसरे साल अगर तुम्हारे पास पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, सरप्लस है और बोर्ड डिसाइड करे तो तुम डिविडेंड पे करोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड है प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट फर्स्ट किसके होते हैं,
इक्विटी शेयर्स के, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर के। लेकिन इसमें एक चीज और दी होगी, राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर्स। मतलब कैसा होता है कि किसी भी, कोई भी अगर डिविडेंड डिक्लेरेशन हो रहा है, डिविडेंड डिक्लेरेशन के टाइम पे पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर को, फिर उसके बाद इक्विटी आता है। अगर इक्विटी को डिविडेंड नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल। ये एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, मतलब क्लोज हो रही है, कंपनी क्लोज हो रही है, तो सबसे पहले कैपिटल का जो पैसा है वो प्रेफरेंस को जाएगा, उसके बाद इक्विटी को जाएगा, ठीक है। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है कि प्रेफरेंस शेयर्स को अगर खुद से रिलेटेड, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, तो उस टाइम पे उनको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि अगर एरियर्स ऑफ डिविडेंड 2 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 2 साल से डिविडेंड आपने नहीं पे किया, तो तीसरे साल से इनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन तो मैं दिए नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ समझने के लिए। सिक्स्थ है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं होता, इक्विटी शेयर का पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल जो हमने पढ़ा था अभी, ऑथोराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। यहाँ मैंने रजिस्टर्ड शायद नहीं लिखा, हाँ, तो ऑथोराइज्ड, नॉमिनल, मैक्सिमम कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब जिस कैपिटल से हम सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो रजिस्टर्ड कैपिटल। फर्स्ट तो ये हो गया इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। अब देखो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल इसमें नहीं बताया था। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व वैसे भी एक अलग पार्ट है, ठीक है। फिर भी इसमें अगर इसमें डिफरेंस दिया हो तो, डिफरेंस तो नहीं दिया, चलो। एक होता है रिजर्व कैपिटल, तुम लोग को 11th में था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व तो सिंपल है, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तुमने, मतलब एसेट्स है, एसेट्स तुमने परचेज किया, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद तुम्हारे पास बुक वैल्यू आ गया, नेट डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू आ चुका, ठीक है। तो 10 लाख का तुम्हारा एसेट्स है, 8 लाख का डेप्रीसिएशन है, तो 2 लाख रुपए क्या तुम्हारा डब्ल्यूडीवी बचा। इस 2 लाख रुपए को तुमने क्या किया, 2,50,000 में सेल कर दिया मशीन को, मतलब 50,000 तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये जो 50,000 का प्रॉफिट हो गया, इसको तुम कहाँ भेजते हो, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। मतलब क्या, इसको कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व में क्या भेजते हैं, कैपिटल प्रॉफिट भेजते हैं। तो कैपिटल रिजर्व तो इजी, रिजर्व कैपिटल क्या होता है वो देखना। व्हेन मैनेजमेंट द कंपनी फील्स दैट द कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या, अभी जैसे एग्जांपल में था 10 रुपीज फेस वैल्यू थी, 3232, कंपनी ने क्या किया, 3 2 5 3 8 8 रुपीज कॉल कर लिया, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो गया, 8 रुपीज, ठीक है। इज सफिशियंट फॉर द बिजनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड नो फर्दर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। मतलब कंपनी ऐसा बोलती है कि 8 रुपीज 1 शेयर पे, मतलब अगर 50,000 शेयर इशू किए तो कंपनी को 4 लाख रुपए की जरूरत थी, कंपनी की नीड पूरी हो चुकी है, अब कंपनी को एक्स्ट्रा 2 रुपीज की नीड नहीं है, ऐसा कंपनी सोच रही है। Requirement of no further capital is required in future. The uncalled capital is converted into reserve capital by passing a special resolution in the meeting of shareholder. अब कंपनी क्या करती है, यहाँ पर ये 2 रुपए नहीं बुलवाती है और कंपनी एक रिजोल्यूशन पास करती है। याद रखना है कौन सा रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन। 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। तो ये कौन सा, यहाँ पर कंपनी क्या करती है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर देती है कि हमें इस पैसे की नीड नहीं है। कैपिटल सो रिजर्व इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। ये जो 2 रुपया, 2 रुपीज मल्टीप्लाई 50,000 शेयर थे, तो ये जो 1 लाख रुपया है ये क्या होगा, रिजर्व कैपिटल होगा, ठीक है। मतलब क्या, कंपनी को जब पैसे की नीड नहीं है तो कंपनी ने क्या करा, जो अनकॉल्ड अप कैपिटल है 2 रुपीज, उसको साइड कर दिया, यानी 1 लाख रुपीज को, और किसमें डाल दिया, रिजर्व कैपिटल में, ठीक है। अब उसके बाद दिया है इशूड रिजर्व, ये तो सब हो गया। कैपिटल रिजर्व, ये कैपिटल रिजर्व दिया है, देखो ये कैपिटल रिजर्व जो अभी पर समझाया था वही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने जो प्रॉफिट था वो आ गया। रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू, ये सारे इसके विच इज ट्रांसफर फॉलोइंग इज द कैपिटल प्रॉफिट। तो ये ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉफिट ऑन कैपिटल रिजर्व में कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को सेल किया तो पैसा आ सकता है। सेकंड, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स जो तुम पार्टनरशिप में बढ़ के आए, ठीक है। उसके बाद थर्ड था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी,
अभी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? देखो तुम्हारा फर्स्ट तुमने यहाँ पर डिसाइड किया, ये एक डेट है 1 सितंबर, 1 सितंबर को तुमने डिसाइड किया कि हमें कंपनी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर कैसा हुआ कि कंपनी को कन्वर्जन करना ऐसा नहीं होता कि आज सोचा कि कल हो जाएगा, नहीं, उसमें टाइम लगता है, पूरी पूरी प्रोसेस लगेगी। ठीक है, तो कुछ टाइम लगा सपोज, तो यहाँ पर तुमने ये जितना भी टाइम पीरियड था, यहाँ 3 मंथ्स का टाइम पीरियड लग गया। मतलब क्या, 1 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 1 दिसंबर को तुम्हारे पास तुम्हारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई। मतलब ये हो गया डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अब यहाँ से कंपनी कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब कंपनी, पहले सपोज कोई फर्म थी, फर्म से ही बन चुकी है अब कंपनी। तो एक चीज देखना, ये जो 1 सितंबर से 1 दिसंबर का पीरियड है, इसको बोलेंगे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेट होने से पहले का जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये भी कहाँ भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। प्रीमियम मैंने अभी ऊपर देख बताया था, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, उस 10 रुपीज के शेयर को तुमने 15 में इशू किया, मतलब 5 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। वो 5 रुपए का प्रीमियम भी क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व। उसके बाद है रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये डिवेंचर में हम लोग पढ़ेंगे। फोरफिटेड इशू, री इशू ऑफ फोरफिटेड, ये भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आएंगे, डिटेल में आगे आएंगे, तो अभी इन दोनों को नहीं, 4 तक चीज ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कैसे इशू कर सकते हैं। तो अब देखो, परमिशन फॉर इशू, परमिशन लेना है सेबी से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी लेना होता है, एनसीएलटी से, और उसके बाद सेबी से भी परमिशन। डिटेल्स, प्रपोजल टू सेंड टू सेबी, ऑफर टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर देना है। इनविटेशन तुम देते, इनविटेशन टू ऑफर तुमने दिया, पब्लिक ऑफर देगी, फिर तुम उसको एक्सेप्ट करोगे या फिर रिजेक्ट करोगे। फिर उसके बाद डिटेल शोन इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में डिटेल शो होती है, प्रोस्पेक्टस तुम लोग को एसपीसीसी में आता है। प्रोस्पेक्टस जस्ट कुछ नहीं होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसपे सारी डिटेल शेयर से रिलेटेड लिखी होती है। ठीक है, कंपनी कब कब उसको लॉन्च कर रही है, कब उसका आईपीओ निकाल रही है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, कितने शेयर्स निकाल रही है, वो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद फॉर शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड कब अप्लाई कर सकते हो, कितने दिन है, कौन से डेट से कौन सी डेट तक का एप्लीकेशन है और कब वापस अलॉटमेंट होगा। तो इन्होंने एक चीज यहाँ पर दी है, प्रोविजन फॉर अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन आर एज अंडर, ये सारी चीजें स्पेसिफिक में है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 है। तुम्हें सेक्शन वेक्शन कुछ याद नहीं रखना है, बस एक चीज याद रखनी है, शेयर शुड बी मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब क्या, तुम जो एप्लीकेशन पे पैसा बुलवा रहे हो, ठीक है, तुम्हारे सपोज शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, तो इसका 5%, इसका 5% कितना होगा, 0.5। मतलब तुम्हें 0.5 रुपीज तो बुलवाने ही है, किस पे, एप्लीकेशन पे, मतलब कम से कम कितने, 5%। और दूसरा, द अमाउंट to be paid with application of share by applicant should not be less than 25% of issue price of share। अब देखो, इसमें दो चीजें भी है, एक कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है कि 5% फेस वैल्यू का पैसा चाहिए, लेकिन सेबी वैसा बोल रहा है, एज द प्रेजेंट रूल्स ऑफ सेबी द अमाउंट टू बी पेड विथ एप्लीकेशन ऑफ शेयर बाय एप्लीकेंट शुड नॉट बी लेस देन 25%। मतलब कंपनी ने, कंपनीज एक्ट बोलता है 5% तक रखो, लेकिन सेबी बोल रहा है कि उसको 25% रखो। ठीक है, मतलब क्या, तुम्हें अगर 25%, तो कितना होगा, 2.5 रुपए तो तुम्हें बुलवाने ही है। ठीक है, अब उसके बाद व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड, शेयर की अलॉटमेंट डेट क्या होगी, बैलेंस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, बैलेंस अमाउंट जैसे फर्स्ट कॉल पे तुमने 3232 बुलवाया, तो ये क्या, ये तो हो गया एप्लीकेशन का पैसा। अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन सबकी डेट क्या होगी वो भी मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कब कब बुलवाने, उनका भी डेट। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सारे डीमेट अकाउंट्स होने चाहिए, डीमेट में क्रेडिट होना चाहिए, बैंकिंग होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू होते हैं, मतलब ब्रोकर्स होते हैं। अब यहाँ पर एक ब्रोकर्स का बता देता हूँ। ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स का मतलब कैसा होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, मैक्सिमम तो इन्वेस्टमेंट बैंकर ही होते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट बैंकर में जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक है, सिटी बैंक है, जेपी मॉर्गन है, तो ये क्या करते हैं, इनके थ्रू आप इशू करते हो। यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी जाती है इन ब्रोकर्स के पास, और ब्रोकर्स डायरेक्ट फिर उसके बाद पब्लिक में वो होते हैं। ठीक है, अब इन ब्रोकर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, फिक्स कमीशन। इनका कमीशन कितना होता है, 5% ऑन शेयर और 2.5% ऑन डिवेंचर, ये चीज याद रखनी है। शेयर्स पे कितना मिलता है, फिक्स है 5%, जितना भी आपका अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट क्या, जितना भी आपका टोटल वैल्यू है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज के टोटल आपने शेयर, रुपीज के 1 लाख रुपीज के आपने टोटल शेयर इशू किया, तो उसका 5% मतलब 5000 रुपीज आप ब्रोकर को दोगे। ठीक है,
किसी ब्रोकर ने 20,000 के इशू करवाए तो उसको 20,000 मल्टीप्लाई 5% मतलब 1,000 मिलेगा। क्लियर? और ये कितने, ये ब्रोकर्स के थ्रू 90% शेयर इशू होने चाहिए। ठीक है, 90% का मतलब क्या, 1 लाख रुपीज के शेयर है, एक की वैल्यू 10 रुपीज, मतलब क्या 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर, 10,000 का 90% यानी 9,000 शेयर ब्रोकर के थ्रू ही इशू हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, और ब्रोकर को कमीशन कितना मिलेगा, 5%। अगर तुम शेयर इशू करवा रहे हो तो 5%, डिबेंचर इशू करवाओगे तो 2.5%। ठीक है, टोटल वैल्यू का शेयर्स इशूड एट प्राइवेट प्लेसमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन समझा दिया, आईपीओ एफपीओ हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फर्स्ट पब्लिक ऑफर, उसके बाद एट पार एट प्रीमियम, इशू शेयर एट डिस्काउंट नहीं होता है। सेक्शन 53 शेयर कैपिटल एंड ट्रांजेक्शन एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो अभी अकाउंटिंग इफेक्ट पे आते हैं। ठीक है, अब इसने तो दिया है, हम लोग पहले अकाउंटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, फर्स्ट क्या हुआ तुम्हारा एप्लीकेशन का एंट्री। ठीक है, एप्लीकेशन का एंट्री क्या मतलब, एप्लीकेशन में कैसा होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना पैसा आएगा, जितनी एप्लीकेशन आएगी, उससे तुम एंट्री करते हो। तो सबसे पहले पहली बात तो कंपनीज के सारे ट्रांजेक्शन हमेशा बैंक के थ्रू ही पास होते हैं। कंपनी को कैश से कोई रिलेशन, जितना भी पैसा आएगा सीधा बैंक में ही आएगा। तो पहला इसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट। टू, किसका पैसा आया है, एप्लीकेशन का, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या हुआ, पैसा रिसीव का एंट्री हुआ। ठीक है, ये हुआ रिसीव का एंट्री। उसके बाद क्या, अब इसको ट्रांसफर करना है। ये जो शेयर एप्लीकेशन आ रहा है, एक चीज देखना, यहाँ पर किधर लिखा था मैंने, 3-2, ये जो 3-2 करके पैसा आ रहा है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का, इस पूरे टोटल को क्या बोलते हैं, इस पूरे टोटल को बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का ही तो आ रहा है पार्ट, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल ही है, तो शेयर कैपिटल के लिए ही हमने इनको इशू किया है। अब टोटल मिला के क्या 10 रुपीज कैपिटल का हो जाएगा। तो अब इस टोटल कैपिटल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये ट्रांसफर भी कहाँ होगा, कैपिटल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अब इसको ट्रांसफर करना है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये दोनों एंट्री होगा। तो पहला किसका, एप्लीकेशन का एंट्री, एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या, बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और ये ट्रांसफर क्या करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। उसके बाद नंबर 2, अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट करते समय तुम्हें पता है कि कितनों को अलॉटमेंट करना है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। तुमने अभी ऊपर देखा था ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या 50,000 तुमने शेयर एप्लीकेशन के लिए दिए थे, लेकिन 70,000 का आ गया, तो पहले तो तुम 70,000 का एप्लीकेशन में एंट्री कर दोगे, लेकिन क्या होगा, अब अलॉटमेंट तुम्हें अलॉट कितने का करोगे, तो 50,000 का ही अलॉटमेंट करोगे, 50,000 का ही अलॉटमेंट करोगे, तो तुम्हें पता है कि कितने का अलॉटमेंट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ट्रांसफर का एंट्री पहले होगा और रिसीव का एंट्री बाद में होगा। ठीक है, तो ट्रांसफर का एंट्री क्या हो सकता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद रिसीव, जब पैसा रिसीव होगा तो रिसीव का एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो गया सेकंड। उसके बाद थर्ड, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो फर्स्ट कॉल के केस में भी ट्रांसफर का एंट्री पहले, रिसीव का एंट्री बाद में। तो ट्रांसफर का एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ फर्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद रिसीव किस में होगा, बैंक में होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी सेम, ट्रांसफर का एंट्री पहले, रिसीव का एंट्री बाद में। तो ट्रांसफर के एंट्री में क्या होगा, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, और अब पैसा रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट क्या सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो पहला एंट्री किसका, तो एक चीज देखना, एप्लीकेशन का जो एंट्री हुआ था वहां रिसीव पहले होता है फिर ट्रांसफर होता है, लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उसके बाद जितने भी फर्दर है उन सब में पहले ट्रांसफर होगा फिर रिसीव होगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें शेयर्स पता है कि कितने शेयर्स का पैसा मिलने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन इजी ही है, सारे एंट्रीज बहुत इजी, एंट्रीज तुम्हें जैसी बताई है वैसे इनमें कुछ चेंज होगा, चेंज कहाँ पर होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, शेल्जा कंपनी लिमिटेड इशूड 2,40,000 शेयर। देखो मैं इसमें वर्किंग नोट्स बना रहा हूँ, एंट्रीज इसने दी है, तो वर्किंग नोट्स पे ज्यादा फोकस करना है, जितना अच्छे से तुमने वर्किंग नोट बनाया उतने अच्छे से एंट्री पास कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन, शेल्जा कंपनी लिमिटेड इशूड, कंपनी ने इशू कितना किया 2,40,000 शेयर, कंपनी इशू कर रही है 2,40,000 शेयर इक्विटी शेयर्स एट अ 10 ईच, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, ऑन विच द अमाउंट कॉल्ड अप, कंपनी ने कॉल कैसे किया, तो कंपनी ने कॉल किया ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, फाइनल कॉल, अमाउंट कॉल्ड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन टाइम, मतलब सारा पैसा टाइम टू टाइम रिसीव हो गया, मतलब नो कॉल्स इन एरियर नो कॉल्स इन एडवांस, कोई भी पैसा एरियर में यानी ड्यू नहीं है और कोई भी पैसा एडवांस में भी नहीं आया। Application were received for all share. Past journal entry in the books of company. Also prepare equity share capital account, application account, allotment account और final call। पहली बात तो तुम्हें एग्जाम में अकाउंट बनाने नहीं आते, तुम्हें केवल जर्नल एंट्रीज ही आती। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो फर्स्ट इसने क्या बोला, नॉर्मल एंट्रीज करनी है, जो जो अभी ऊपर देखी थी वैसी की वैसी एंट्रीज में कुछ भी समझाने का नहीं। ठीक है, फिर भी देखो पहला किसका होगा, एप्लीकेशन का, तो फर्स्ट है एप्लीकेशन का एंट्री। एप्लीकेशन में किसका एंट्री होता है, पहला ट्रांसफर का, दूसरा रिसीव का। ठीक है, ट्रांसफर ए रिसीव और ट्रांसफर, उल्टा बोल गया मैं, पहले रिसीव का एंट्री फिर ट्रांसफर का एंट्री। रिसीव, बैंक में पैसा आएगा, कितना आएगा, तो देखो 2,40,000 थे मल्टीप्लाई 3 मतलब 7,20,000। ठीक है, और ट्रांसफर भी कितना हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ देखो बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,20 720, अब इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ, कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब उसके बाद अलॉटमेंट में बी है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्या, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, ट्रांसफर कर करेंगे शेयर कैपिटल में और रिसीव बैंक में हो जाएगा। तो देखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना, सेम 240 इंटू 3 कितना, 2,40,000 शेयर है और अलॉटमेंट का पैसा कितना है 3 रुपया, तो 3। क्लियर, तो 720, उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट पैसा रिसीव हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी सेम ही, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब ये 480 ये कैसे आया, तो देखो 3 फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना था, तो ट्रांसफर और रिसीव, शेयर तो उतने ही 240 लेकिन पैसा कितना है 2 रुपीज, तो मल्टीप्लाई 2 यानी 480। उसके बाद रिसीव का एंट्री, तो रिसीव कितना होगा, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 480 480। उसके बाद सेवंथ है शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ये भी 480 सेम ही पैसा था 2 रुपीज, तो 240 इंटू 2 रुपीज, तो 480 480, और बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल 480 480। ठीक है, तो ये तो एंट्रीज हो गया, चार बने, चार थे, चार के एक एक के दो दो एंट्री, तो 8 एंट्रीज 8 एंट्रीज हो गए। अब इसने अकाउंट बनाया, देखो अकाउंट में क्या सिंपल है, मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया था, वैसे तो आएगा नहीं एग्जाम में लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ये सारा पैसा मिलके कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, शेयर कैपिटल। क्लियर, पहले पैसा कहाँ आएगा, इन चारों अकाउंट में आएगा और इन चारों का सम अप जाएगा शेयर कैपिटल में। क्लियर, इतना सही। तो देखना पहले एप्लीकेशन में, देखो एप्लीकेशन का पैसा आया, ये बैंक 720 आया, इसको ट्रांसफर का किया कैपिटल। दूसरा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बैंक में आया, ट्रांसफर का किया कैपिटल में। तीसरा फर्स्ट कॉल में पैसा आया, ट्रांसफर का किया कैपिटल में। चौथा फर्स्ट सेकंड फाइनल कॉल का है 480। तो अब ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी से, लाइबिलिटी से पैसा सारा रिसीव हो रहा है, कौन कौन सा, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, शेयर अलॉटमेंट का और शेयर एप्लीकेशन का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ शेयर कैपिटल अकाउंट में सबको ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो यहाँ पर टोटल आ गया 424 लाख 24 लाख, कहाँ बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो 24
खत्म। In the example, dates are not given, so serial number each transaction, understand position, posting the each journal entry। देखो अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया है तो तुम 1 2 3 लिख सकते हो सीक्वेंस में, और दिया है तो तुम्हें डेट लिखनी है। एक चीज ध्यान रखने का इन क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में और नेक्स्ट डिवेंचर वाले में, डेट का हमेशा ध्यान रखना है। बहुत सी बार डेट दी होती है तो तुम्हें जर्नल एंट्रीज में डेट लिखनी होती है। तुम्हें पार्टनरशिप तक कोई दिक्कत नहीं था डेट का, लेकिन यहाँ पर है थोड़ा बहुत, कभी आ जाए तो आ जाए, बाकी डेट नहीं होती। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल दिया है, लिमिटेड ऑफ डिवाइडेड इनटू 25 लाख इक्विटी शेयर। देखो इक्विटी शेयर रुपीज नहीं लिखा है, रुपीज लिखा हो तो वो पैसा होता है, लेकिन उसने लिखा है 25 लाख और आगे लिखा है इक्विटी शेयर, मतलब ये नंबर ऑफ शेयर है। तो 25 लाख तुम्हारे शेयर है, ऑफ रुपीज 10 ईच, एक की वैल्यू 10 रुपीज, तो मतलब टोटल कितना हो गया 250 लाख। ठीक है। ऑन आउट ऑफ दिस द कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने ऑफर कितना दिया, मतलब कंपनी इशूड कितना करी, तो इशूड कैपिटल कितना 20 लाख, तो 20 लाख मल्टीप्लाई 10, यानी ये हो गया 200 लाख। ठीक है। रिसीव्ड, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस ऑफ 19 लाख, मतलब लोगों ने कितने सब्सक्राइब किए, तो सब्सक्राइब हुए हैं 19 लाख मल्टीप्लाई 10, मतलब 190। कंपनी कॉल्ड अप टोटल 8 पर शेयर, कंपनी ने कॉल्ड कितना किया, तो कॉल्ड अप कितना, तो 19 लाख थे उसमें से 8 कॉल्ड किया, तो कंपनी का कॉल्ड अप कितना हो गया 19 इंटू 8, मतलब 152। एंड ऑल द कॉल्ड अप अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा कॉल्ड अप जितना 152 था वो जितना कॉल किया सारा पैसा रिसीव हो गया। फ्रॉम द वो इन्फॉर्मेशन शो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो क्लासीफाई हमने कर ही दिया। ऑथोराइज कैपिटल हमने इतना ऑथोराइज किया, मतलब इतना हम इशू कर सकते हैं। इशू एक्चुअल में कितना किया 20 लाख। सब्सक्राइब कितना हुआ, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 19 लाख, और उसके बाद कॉल्ड अप हो गया 19 लाख। कॉल्ड अप कितना हमने बुलवाया 8 रुपए, टोटल 10 रुपीज था, हमने 80 बुलवाए तो 152। तो इसमें अनकॉल्ड कितना हो गया, वैसे पूछा नहीं है इसने, लेकिन अनकॉल्ड अप कितना हो गया, तो 19 इंटू 2 रुपीज, तो 38 लाख। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद इसने कॉल सीनेरियर का दिया है, विदाउट ओपनिंग कॉल सीनेरियर और ओपनिंग कॉल सीनेरियर। देखो तुम्हें हमेशा कॉल सीनेरियर बना देने का, ठीक है। ओपनिंग वाला यही पढ़ो, इसको नहीं पढ़ने का। देखो इसको पढ़ने का नहीं मतलब क्या होता है कि तुम्हें हर क्वेश्चन में कॉल सीनेरियर का ट्रांजेक्शन कर, अगर कॉल सीनेरियर लिखा है, वहाँ लिखा होगा या फिर कुछ मेंशन किया, तुम्हें फाइंड भी करना पड़ता है, हिडन एडजस्टमेंट भी होता है, तो तुम्हें हमेशा इसका जर्नल एंट्री पास करना होता है। इसमें विदाउट ओपनिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये एंट्री, ठीक है, ये केवल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन करवाता हूँ मैं, इस वाले को तो भूल जाना, विदाउट ओपनिंग वाले को, ठीक है। केवल यही वाला ध्यान में रखना। जय लिमिटेड मेड अ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन इट्स 50,000 शेयर्स। जय लिमिटेड कंपनी है, कंपनी ने कितने 2 रुपए बुलवाए, किसके बुलवाए, फर्स्ट कॉल के। तो फर्स्ट कॉल पे कंपनी को 2 रुपीज चाहिए थे। शेयर्स कितने हैं 50,000, टोटल शेयर है 50,000 शेयर पे। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000, एक कोई शेयर होल्डर होगा जिसके पास थे 1,000 शेयर। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने 2 रुपया पे नहीं किया, मतलब 2,000 रुपीज हमको रिसीव नहीं हुए, ठीक है। बट ही पेड ड्यू अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल आफ्टर 1 मंथ, लेकिन उसने 1 महीने के बाद हमें पैसा पेमेंट किया, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं किया। रिमेनिंग ऑल शेयर होल्डर वर पेड ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन ड्यू डेट्स, ठीक है। तो पहली बात तो सबसे पहले फर्स्ट कॉल का एंट्रीज देखना। पहला एंट्री होता है ट्रांसफर का, ठीक है। ट्रांसफर का क्या, हमें ऐसा लगता है कि सारा पैसा मिल जाएगा, ठीक है। हमें मिल जाएगा मतलब क्या, हम एंट्रीज क्या पास कर देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से, तो देखो तुम्हारे जस्ट समझने के लिए लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, और कुछ नहीं। कितना 50,000 शेयर था, 2 रुपीज चाहिए थे, मतलब कंपनी को ऐसा था कि 1-1 लाख रुपया मिल जाए, क्लियर। लेकिन जब कंपनी को एक्चुअल में पैसा रिसीव हुआ तब पता चला कि पैसा 1,000 शेयर होल्डर जो था उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ। लेकिन तो कितना पैसा रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा रिसीव हुआ, तो पैसा रिसीव हुआ 49,000 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो कितना हो रहा है 49 इंटू 2 98, 98,000 पैसा रिसीव हुआ। टू टू क्या,
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में तो कितना 1 लाख का 1 लाख ही, 1 लाख चाहिए था, उसमें से 98 हो गया, तो 2000 का क्या एरियर है। एरियर का मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है हमारी, एसेट्स होती है, तो डेबिट में जाएगा कॉल्सिन एरियर, कॉल्सिन एरियर डेबिट कितने से, तो 2000 से, ठीक है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। अब हुआ क्या, यहाँ तो हमने कॉल्सिन एरियर कर दिया, लेकिन 1 महीने के बाद, अब इसने डेट दी है क्या, डेट नहीं दी है, तो हम ऐसे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड और ये थर्ड। 1 महीने के बाद पैसा रिसीव हो गया, पैसा वापस आया, तो पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट कितने का, 2000 का, टू किसका पैसा आया, जो कॉल्स ड्यू में था, तो टू कॉल्सिन एरियर, मतलब कॉल्सिन एरियर का अकाउंट क्लोज, 2000 रुपीज़ रिसीव हो गया, जो इनकम ड्यू थी वो इनकम रिसीव हो चुकी है। क्लियर, खत्म, बस इतना ही करना है। क्लियर, तो कॉल्सिन एरियर शेयर फर्स्ट कॉल बैंक टू कॉल्सिन एरियर और खत्म। नाउ कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग इफेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर इज नॉट इन सेलेबस। अब इसने एक चीज लाइन लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्सिन एरियर और नॉट इन सिलेबस, तो इंटरेस्ट का रेट कितना है वो बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एरियर पे कंपनी इंटरेस्ट लगाएगी 10% और कॉल्स इन एडवांस पे पे करेगी 12%, ठीक है। ये रूल होता है, तुम लोग को नहीं है सिलेबस में, इसमें साफ लिखा है, वैसे इसने दिया भी है शायद किधर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एफ टेबल प्लस इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, राइट टू वेव द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये तो ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पे और 12% कॉल्स इन एडवांस पे पे करना है। ये कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग है, तो ये कंपनी के लिए इनकम है, और ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, कंपनी को पे करना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या, प्रणव लिमिटेड ऑफ भावनगर इशूड 18 लाख इक्विटी शेयर। अब देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला इसने, इशूड, तो सबसे पहले इशू, कितना इशू किया, 18 लाख शेयर्स एट ₹10 ईच, 10 रुपए ईच। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख, कंपनी को एप्लीकेशंस कितने की मिली, 20 लाख की, तो ये हुआ कंपनी का एप्लीकेशन कितने का, 20 लाख का। शेयर्स वर अलॉटेड एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर कितने अलॉट किए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। Axis shares applications were rejected and application money thereon was refunded on the applicants। अब यहाँ पर एक चीज बोल रहा है, ध्यान से कुछ चीजों को समझना, वर्ड टू वर्ड ध्यान से पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इजी है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समझना पड़ेगा। इशू कितने के कंपनी ने, 18 लाख, कंपनी को एप्लीकेशन कितने का मिला, 20 का, मतलब 2 लाख कंपनी के पास एक्सिस आया, एक्सिस शेयर कितना आया, 2 लाख, 2 लाख शेयर, पैसा नहीं, 2 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा है, 2 लाख शेयर का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है। अब उसने कंपनी ने क्या करा, वो पैसा रिफंड कर दिया। अमाउंट ऑन शेयर वॉज कॉल्ड अप एज अंडर, अमाउंट कैसे आएगा, ये जो 10 रुपीज़ है, ये जो 10 रुपीज़ है, ये कैसे रिसीव हो रहा है कंपनी को, 3, 2.5, 2 और 2.5, ठीक है। मतलब कंपनी को एप्लीकेशन पे, ये लिखा है वैसे इसने, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2.5। योगेश वाज अलॉटेड 1600 शेयर, योगेश करके एक पर्सन था, ठीक है, उसको कितने शेयर अलॉट हुए थे, 1600 शेयर। कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब क्या, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया। क्लियर, वेयर नीलम हु वाज अलॉटेड, नीलम उसको अलॉट किए थे 1400 शेयर, कुड नॉट पे फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे किया। मतलब क्या, ये दोनों क्या हो गए, कॉल इन एरियर, पैसा नहीं दिया मतलब एरियर हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट दिस ऑल द अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स और ड्यू डेट्स रिसीव्ड, योगेश नीलम पेड कॉल्स इन एरियर अमाउंट्स एट लेटर डेट, इन दोनों ने भी बाद में किसी 1 महीना 2 महीने के बाद पेमेंट कर दिया, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज, अब यहाँ पर एक एक चीज ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। क्वेश्चंस पूरा लिख दिया है यहाँ पे, अब बुक में देखने की जरूरत नहीं है। इशू किए थे 18 लाख, शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, 10 रुपीज कैसे आएगा, 3, 2.5, 2 और 2.5 करके। एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ 20 लाख, और एक्सेस कितना है, 2 लाख, उसने बोला एक्सेस जितना भी है 2 लाख को मल्टीप्लाई करके सारा रिफंड कर देना, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद योगेश और नीलम, योगेश 1600 शेयर से, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं किया, और जो नीलम है, नीलम ने
केवल फाइनल कॉल पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल तक पूरा पेमेंट कर दिया, लेकिन एक लेटर डेट के बाद इन दोनों ने भी पेमेंट कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज देखना, सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कितना 20 लाख का, एप्लीकेशन कितना 20 लाख शेयर्स का। मतलब क्या, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपीज, मतलब कंपनी को कितना 60 लाख रुपया रिसीव हुआ। ठीक है, एप्लीकेशन 20 लाख शेयर्स ने अप्लाई किया, 3 रुपया एक एप्लीकेशन एक शेयर पे देना है आपको, तो 60 लाख रुपीज कंपनी को रिसीव हुआ। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी को चाहिए कितना था, कंपनी को चाहिए था 18 लाख इंटू 3 मतलब 54 लाख। एप्लीकेशन की बात हो रही, पूरा पैसा नहीं, केवल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 3 रुपया चाहिए था, 18 लाख पे चाहिए था, लेकिन उस पर 20 लाख पे रिसीव हो गया। तो एक्सिस कितना हुआ, 2 लाख इंटू 3 मतलब 6 लाख। इसको कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है। ठीक है, इसका एंट्री करना। अब देखो, एंट्री फर्स्ट, एप्लीकेशन का एंट्री पहला क्या, रिसीव, एप्लीकेशन के टाइम पे जो रिसीव होता है उसका फिर ट्रांसफर। तो रिसीव कितना हुआ, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पूरा तुम लिख लेना, जस्ट अभी समझ लो। कंपनी को बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ, तो 20 लाख मल्टीप्लाई 3 यानी 60 लाख कंपनी को रिसीव हो गया। अब कंपनी ट्रांसफर कितना कर सकती है, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, एप्लीकेशन में 60 लाख रिसीव हुआ, लेकिन कंपनी शेयर कैपिटल को कितना ट्रांसफर कर सकती है, जितना चाहिए, मतलब चाहिए कितना था 54 लाख, 18 इंटू 3। बाकी का कंपनी ने क्या किया, रिफंड कर दिया। तो रिफंड कैसे करेगी, टू बैंक करके, कितने 2 लाख शेयर होल्डर को 3 रुपए के हिसाब से 6 लाख रुपीज रिफंड हो गया। खत्म, ये पहला एंट्री खत्म हो गया। अब उसके बाद सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन का। अब थर्ड अलॉटमेंट, कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में तो क्या हो गया, अब 20 लाख में से 2 लाख का तो रिफंड हो गया, मतलब बचे ही 18 लाख। अब 18 लाख के हिसाब से एंट्री करनी, तो पहला किसका, ट्रांसफर का। ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 18 लाख शेयर। अलॉटमेंट पे पैसा कितना चाहिए, ये 2.5 लिखा है, तो 2.5, तो 18 इंटू 2.5 ये हो गया 45 लाख। 45 लाख इनको चाहिए था, उतना रिसीव होगा। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ बैंक, बैंक में पैसा आ गया, बैंक टू अलॉटमेंट 45 लाख, 45 लाख। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे भी क्या, ट्रांसफर पहले हुआ, तो ट्रांसफर पे क्या, कंपनी एज्यूम कर रहा है सारा पैसा रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शेयर कैपिटल, तुम पूरा लिखना इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, कंपनी को कितना चाहिए 18 लाख शेयर, कितना 2 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 36 लाख कंपनी को लग रहा है कि रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब रिसीव करने की बारी आई तब क्या हुआ, योगेश करके एक जो शेयर होल्डर था जिसके पास 1600 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों का पेमेंट नहीं किया। तो पहले फर्स्ट कॉल की बात हो रही, तो फर्स्ट कॉल का इसने पे नहीं किया। तो अब यहाँ एंट्री क्या होगा वो देखो, फर्स्ट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल में कितना पैसा 36 लाख चाहिए था, लेकिन पैसा रिसीव कितने का हुआ, तो देखो टोटल कंपनी को 18 लाख शेयर पे पैसा चाहिए, 1600 शेयर पे पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे 18 लाख माइनस 1600, कितना बचा 1798,400, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 रुपीज से, तो ये कितना पैसा रिसीव हो गया 3596,800। अब कॉल सीन एरियर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट, कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो देखो 1600 शेयर थे उसके पास, हमें 2 रुपीज़ चाहिए थे, मतलब 3200 पैसा रिसीव नहीं हुआ। मुझे पता है तुम लोग स्मार्ट हो, 36 लाख में से 3200 माइनस कर सकते हो, लेकिन आगे जाके दिक्कत आती है फोर फीचर में, इसलिए अभी से वो चीज़ नहीं सीखना। ठीक है, सीधा सीधा शेयर को माइनस करना है। तुम 36 लाख में से
अगर 3200 माइनस करोगे तो भी सेम आंसर ही आएगा, लेकिन शेयर को माइनस करना सीखना है। शेयर को माइनस करना मतलब क्या, 20 टोटल कितने, 18 लाख, 18 लाख शेयर पे पैसा रिसीव होने वाला था, उसमें से 1600 शेयर पे पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो बचे कितने, 1798 400। अब इसको मल्टीप्लाई 2 किया तो आया 3596 800। तुम डायरेक्ट केवल माइनस करोगे तो भी आंसर आता है, लेकिन ये से सीखना है क्योंकि 4 फीचर में दिक्कत आती है। ठीक है, खत्म। नाउ नेक्स्ट 6 हो गया, 7 एंट्री किसका, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल के टाइम पे भी कंपनी को एज्यूम था सबका पैसा रिसीव होगा, कंपनी को नहीं पता योगेश और नीलम पे नहीं करेंगे, लेकिन पैसा रिसीव होगा, तो यहाँ पर भी एंट्री क्या हो जाएगा, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 18 लाख मल्टीप्लाई 2.5, यानी हो गया 45 लाख, 45। ठीक है, अब जब कंपनी रिसीव करने जा रही है तब पता चला कि 2 पर्सन्स का पैसा एरियर में अटक गया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, कितना, 45 लाख, 45 लाख। अब बैंक में कितना रिसीव हुआ तो देखना, टोटल 18 लाख शेयर थे, उसमें से 1600 योगेश के और नीलम के कितने, नीलम के 1400 नीलम के माइनस कर दो, जितना वैल्यू बचेगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 लाख माइनस 1400 माइनस 1600, मतलब बचा 17,97,000, 17,97,000 मल्टीप्लाइड 2.5, तो ये हो गया 44,92500। ये ऐसा कैसा लिखना है, 44,92500, और उसके बाद नीचे लिखना है कॉल सीन एरियर, तो कॉल सीन एरियर अकाउंट कितना कितना, 1600 प्लस 1400, 1600 प्लस 1400, मतलब 3000 शेयर मल्टीप्लाई कितना 2.5, मतलब 7500 शेयर पे पैसा रिसीव नहीं। अब तुम अगर 45 लाख में से डायरेक्ट 7500 माइनस करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, लेकिन तुम्हें किससे सीखना है, शेयर माइनस करके फिर सीखना है। ठीक है, वो जस्ट एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कर सकते हो कि हाँ माइनस करने के लिए एक्चुअल आंसर आ रहा है कि नहीं, बाकी ऐसे ही सीखना है। ये 7th और 8th एंट्री हो गया। अब उसके बाद क्या, 9th में क्या बोल रहा है वो जो एरियर में पैसा था उन्होंने एक लेटर डेट पे पे कर दिया, मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, एक लेटर डेट का एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीन एरियर, कितना एरियर में था, तो देखो फर्स्ट एरियर में कब, अलॉटमेंट से चालू हुआ था, अलॉटमेंट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे, अलॉटमेंट भी नहीं, फर्स्ट कॉल पे उसने एरियर में दिया था 3200 तो ये प्लस 7500 कॉल फाइनल कॉल, ये रहा फाइनल कॉल, दोनों एरियर जितना भी था कितना 3200 प्लस 7500, मतलब 10700, तो 10700 पैसा रिसीव बाद में हो गया। क्लियर, अब देखो इसने एंट्री किया है, अब देखो इसने एक चीज़ किया है क्या, कॉल सीनियर इसने ओपन की, ठीक है, 7500 10700 और आगे आंसर। क्लियर, खत्म। तुम्हें प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है ऐसा का ऐसा, डेट ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रणव लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर, एलएफ बनाओ तो ठीक है, एलएफ चलता है, डेबिट क्रेडिट रुपीज ब्रैकेट में, ठीक है, उसके बाद पूरा एंट्री लिखना है, तुम्हें नरेशन नहीं लिखना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि नरेशन तुम लोग का एक्चुअल में वहाँ लिखा होता है कि नो नीड फॉर नरेशन। क्लियर, अगर लिखा हो तो ठीक है, वरना नरेशन लिख क्या लिखा, अब नरेशन को कैसे लिखने का, तो एक चीज़ ध्यान रखने का, तुमने जैसे यहाँ पर एंट्री लिखा बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू एप्लीकेशन, इतना ही स्पेस लगता है, तो उसके बाद क्या करने का, 3 लाइन छोड़, 2 लाइन छोड़ देने का, 2 या 3 लाइन छोड़ो, 3 लाइन छोड़ के दूसरा एंट्री पास करने का, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर नरेशन लिखना है तो ऑन द स्पॉट नहीं लिखने का, बाद में टाइम मिले तब आके ब्रैकेट बना के बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव और खत्म, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 2 लाइन छोड़ रखी कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर नंबर नहीं काट लेगा 2 लाइन छोड़ने, उसको नहीं पता कि तुमने लाइन क्यों छोड़ी थी। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखने का, ये एग्जाम में। अगर उसने कुछ नहीं लिखा है तो तुम्हें नरेशन लिखने पड़ेंगे, और अगर लिखा है उसने नरेशन नहीं लिखने तो फिर कोई बात नहीं, एक एक एंट्री के बाद 2 लाइन तो छोड़ने का ही, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है ऊपर।